तो प्री इंस्पेक्शन, प्री एक्सपोर्ट वेरिफिकेशन ऑफ कंफर्मिटी, पीवीओसी आता है। अब उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसेस बनी हुई है, और उसकी जो लेबोरेटरी है वो, और उसका एग्जामिन जो आता है वो चेक करके उसको करता है, तो उसका कॉस्टिंग होता है। अब एक कंटेनर का मानो कि चेक करते हैं तो 200 to 300 पाउंड जितना उसमें चार्ज लगता है। अब मैं बोलूंगा कि ये प्राइस मैंने दे दिया आपको, वो बोलता है कि पीवीओसी देना, तो पीवीओसी देते टाइम अगर मुझे ये मालूम नहीं है कि इसका कॉस्ट मुझे ऐड करना है तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि काफी हेवी एक्सपेंसेस हो गया। $200 भी तो ज्यादा ही अमाउंट होती है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी फिर और ऐसे दो चार चीज आ गई, मुश्किल हो जाती। इसलिए जो भी प्रोडक्ट है उसका ना कॉस्टिंग का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा प्रॉपर, और फिर फाइनल करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इन ग्लोबल मार्केट, वो देखेंगे हम लोग कि ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई कैसी है और हम कहाँ पे फिट हो रहे हैं। सिलेक्ट कंट्री विद स्टेडी डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट, एक जो स्टेबल डिमांड है किसी कंट्री में, कंटिन्यूअस ग्रोथ के साथ जा रहा है ना प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट लेना बहुत ज्यादा हितावह होता है, क्योंकि वो नहीं तो फेवरेबल नहीं रहेगा। और कोई एक प्रोडक्ट का जो फ्लो है किसी कंट्री में, कंटिन्यूअस फ्लो है, इंक्रीजिंग फ्लो है, तो उसमें आपको इजी मूवमेंट मिलेगी, रिस्क भी बहुत कम रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हमें प्रॉफिट होना भी जरूरी है ये सारा करने के बाद। अब आती है ट्रेड रेगुलेशंस की बात। देखो अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड रेगुलेशंस के बारे में, और भी इन डेप्थ बात करेंगे और काफी सारे पॉइंट्स है, तो उसमें हम ट्रेड रेगुलेशन के बारे में कि क्यों होता है ये। लेकिन हमें चेक करना है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या ट्रेड रेगुलेशंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है। देन कॉम्पिटिटिवनेस है, वो भी चेक करनी है। अब कॉम्पिटिटिवनेस चेक करने के लिए काफी सारे इंडेक्स भी है। आपकी प्रोडक्ट का भी इंडेक्स होता है, कंट्री का भी इंडेक्स होता है, कंट्री के लोगों का, उनके जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, अर्निंग इंडेक्स होता है, एक्सपेंसेस इंडेक्स होता है। ऐसे अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें कौन सी कंट्री के साथ कंपटीशन है, उस कंट्री में कोई ऐसा ही प्रोडक्ट बना रहा है उसकी कंपटीशन, हमारी कंट्री के साथ में हमारी कंट्री का ही कंपटीशन, ये भी हो सकता है। प्रोडक्ट एडेप्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, डिमांड स्टेबिलिटी, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट होगा इंसेंटिव्स, कि गवर्नमेंट हमारी प्रोडक्ट जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या इंसेंटिव्स देती है, गवर्नमेंट क्यों इंसेंटिव्स देती है, और क्या होता है, ये सारा चीज वो भी एनालिसिस करना चाहिए होता है। अब हम एक एक चीज को देखते हुए जाएंगे और आगे कि क्या चीज है, कौन सा मुद्दा है, तो उसके ऊपर क्या क्या चीजों का डिस्कशन होना चाहिए। प्रोडक्शन में एक्सपोर्ट ट्रेंड देखिए, टारगेट मार्केट देखेंगे, सप्लाई बेस देखेंगे, डिमांड स्टेबिलिटी देखेंगे, ये मार्केट की साइड से देखना है। और प्रोडक्ट की साइड से प्रोडक्ट अवेबिलिटी, प्रॉफिट कितना होगा, अर्निंग, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो अभी हमने देखा ना, ऐसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोडक्ट एडेप्टेबिलिटी, ये हम देखेंगे। मार्केटिंग साइड में मार्केट का सिलेक्शन, प्रोडक्ट प्रमोशन, बायर को कैसे फाइंडिंग करना, बायर को कैसे वेरीफाई करना, ये चीज हम मार्केट साइड से देखेंगे। और उसके अंदर प्रोडक्ट साइड से जो आएगा वो प्राइसिंग, कॉस्टिंग, प्रोडक्ट का अप्रूवल, सैंपलिंग, नेगोशिएशन विद बायर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीजें प्रोडक्ट को लेकर के रहती है। सेम चीज इंपोर्ट में भी। इंपोर्ट में एफटीए, अब एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आता है। अब जरूरी नहीं है कि वो इंपोर्ट में ही यूज हो, वो एक्सपोर्ट में भी यूज होता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके बारे में बताता हूँ एक बार, थोड़ा नीचे जाके बताता हूँ। फिर उसका नॉलेज, कंट्री का सिलेक्शन, एक्सपोर्टर का फाइंडिंग करना, उसका वेरिफिकेशन करना, और प्रोडक्ट में प्राइसिंग, कॉस्टिंग, प्रोडक्ट अप्रूवल, सैंपलिंग वगैरह होगा उसके बाद में, नेगोशिएशन विथ एक्सपोर्टर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन। इंपोर्ट की प्रोडक्ट जब सिलेक्ट करते हैं उसमें ये सारा चीजों का ध्यान रखना। इसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो अभी रिसेंटली किसी ने भी कुछ सुना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, किसी कंट्री के साथ हुआ हो ऐसा, ऐसा कोई न्यूज कहीं पे देखी हो, अभी जोरों शोरों से चल रहा था, तो किसी ने कुछ सुना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में?
क्या है, आप दूसरा। एशिया का यूके के मैंने सुना हुआ है कि साउथ ईस्ट एशिया में भी काफी, फॉर एग्जांपल यूके यूरोप। वियतनाम का ट्रेड एग्रीमेंट है काफी कंट्रीज अभी के साथ। रिसेंटली ये वीक या लास्ट वीक में किसी ने कुछ 10 दिन पहले या 15 दिन पहले कोई न्यूज सुनी हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में? यूके के साथ शायद कुछ हुआ है। करेक्ट। यूके के साथ कुछ। अब यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अभी तक पीडीएफ आया नहीं है। आ जाएगा, वेरी सुन आ जाएगा। जब पीडीएफ आएगा तब समझ में आएगा हमें कि कौन सी प्रोडक्ट के बारे में उसके अंदर हमने बात की हुई है। फाइल मिल गया। एक मिनट। हम्म, एक मिनट। एक ट्रेड एग्रीमेंट का ये देखिए, आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। मेरा ये कहाँ, मैंने क्या खोल दिया? गूगल। गूगल गूगल बाबा मेरे कहाँ गए? ये रहा। ओके। गूगल बाबा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसी में ही ये है पूरी। एक मिनट, खुला नहीं है अभी प्रॉपर। इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे। हम्म। है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारा लिस्ट। अभी मैं आपको समझाता हूँ पहले कि ये होता क्या है और उसके बाद में आगे बात करते हैं। दो कंट्री एक दूसरे के साथ में एक एग्रीमेंट पे आते हैं कि आपकी कंट्री से कोई कोई गुड्स अगर हमारी कंट्री में आता है तो हम उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएंगे। सेम वो कंट्री भी एग्री करती है कि अगर आपकी कंट्री से कोई कोई गुड्स अगर हमारी कंट्री में आया तो हम लोग उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएंगे। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे सिवास रिगल का नाम आप सबने सुना है, बेलेंटाइन का नाम सुना है। ये सब जो है यूके की बेवरेजेस है। अब इंडिया में जब आती है तो इंडिया में उसके ऊपर ड्यूटी लगती है और फिर वो महंगा हो जाता है। ये सारी चीजें यूके के एग्रीमेंट के अंदर में ऐड की हुई है। तो एक बार जब एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट के ये जो एफटी है उसके ऊपर अगर इंपोर्ट स्टार्ट हुआ तो होगा ये कि बैलेंटाइन हमें सस्ती मिलने लगेगी इंडिया में। समझ आया? सेम वहां पे कपड़े के बारे में किया है कि इंडिया से क्लोथ्स वगैरह जो जाते हैं यहाँ से गारमेंट्स वगैरह, तो यूके में उसके ऊपर जो ड्यूटी आज लगती है एफटीए के बाद जब जाएगा तब वो ड्यूटी वहां पे
या तो जीरो होगी या कम होगी। तो इसके चलते होता क्या है कि मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर है उसमें हमारी कंट्री को थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, तो चीजें अच्छे से हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी बेच सकते हैं। अब हम उसको रिवर्सल वे से देखें कि हम इंपोर्टर है और कोई चीज इंपोर्ट करनी है, तो इंपोर्ट करते हुए अगर हमें एफटीए मालूम है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मालूम है, तो हम अच्छे से इंपोर्ट कर सकते हैं और ड्यूटी वाला जो पोर्शन है वो हमारा सेव हो जाता है, तो उतना मार्जिन हम बढ़ा सकते हैं। और भी इन डेप्थ बात करेंगे आगे, थोड़ा देखते हैं उसको। तो क्या होगा प्रोडक्ट सिलेक्शन इंपोर्ट में, स्टडी लोकल डिमांड। हम जिस प्रोडक्ट को इंडिया में लाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी लोकल डिमांड क्या है, मैं किसको बेचूंगा। अगर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मेरा पोटेंशियल कस्टमर लोकली कौन है, देन आई कैन डिसाइड ऑन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में फिर डिसाइड कर सकता हूँ। ये भी चेक करना है कि डोमेस्टिक क्वालिटी जो है उसकी कंपेयर में जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी क्या है, एंड डोमेस्टिक प्राइस, जो प्राइस है वो कैसी है, ओके है, मुझे चलेगी, डोमेस्टिक मार्केट में मेरा माल इस प्राइस में बिकेगा, ये सारी चीजें। देन मार्केट स्टेबिलिटी, मैं जो इंपोर्ट मंगवा रहा हूँ या जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ वो कंटिन्यूअस वही मार्केट में चलने वाला है क्या, स्टेबिलिटी। इंपोर्ट ड्यूटी, अगर एफटीए है तो ठीक है कि थोड़ा ड्यूटी हमारा बच जाएगा, लेकिन नहीं है तो ड्यूटी कितना लगेगा, और जब ड्यूटी लगता है तो ड्यूटी लगने के बाद मेरा कॉस्टिंग कितना होने वाला है, ये होता है। देन अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, अगर इंडिया की ओर से कोई कंप्लायंस डाले हुए हैं इंपोर्ट के टाइम पे तो वो होते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। एंड देन फाइनली प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट। तो अभी हम देखते हैं की फैक्टर्स प्रोडक्ट सिलेक्शन। स्टैंडर्ड क्वालिटी कंपेरेबल टू योर कॉम्पिटिटर, जरूरी नहीं है, लेकिन आप कौन सा कंट्री सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपका क्वालिटी का कंपैरिजन आएगा। अदरवाइज कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो हर बार देखने की जरूरत नहीं होती है। यूएस का मार्केट है, एकदम डिफरेंट है, वहां पे जो चल रही है चीजें वो सेम सीआईएस कंट्री में चलेगी या सेम जीसीसी में चलेगी या सेम ये लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में चलेगी, जरूरी नहीं है। अफ्रीकन मार्केट, सबका अलग अलग जो क्वालिटी का है स्टैंडर्ड्स वो डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी जिस कंट्री में हम भेज रहे हैं वहाँ का स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से क्वालिटी होनी चाहिए। आईएसओ और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये चीजें थोड़ी नई लगेगी आपको कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो आईएसओ इश्यू करती है, आईएसओ, लेकिन उसका नाम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। तो वो सर्टिफिकेट जो इश्यू करते हैं ना उसके लिए एक मैनेजमेंट का, प्रोडक्ट का अलग अलग, लेबोरेटरी का, ऐसे हर चीज का अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है। तो जब सर्टिफाइड है कोई कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है तो उसका जो क्रेडेंशियल है वो मार्केट में अच्छा होता है। अगर ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट है, कई कंट्री में तो ऐसा होगा कि हो सकता है ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट में भी हो आपके अंदर, ऐसा भी होगा। खास करके यूरोप में जब आप जाओगे, जर्मनी वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पे कोई कोई चीजें मांगते हैं, ऐसे ऑडिट वगैरह होगी आपकी यूनिट की या ऐसा। इफ पॉसिबल अवॉइड प्रोडक्ट विच आर मोनोपोली ऑफ वन और फ्यू सप्लायर। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक ही आदमी कुछ बना रहा है और उसके ऊपर ही आप ऑर्डर ले रहे हो, कल के रोज वो नहीं कर पाएगा तो आप बहुत बड़ी लॉस में जाओगे। तो किसी का मोनोपोली है ऐसी चीजों में नहीं जाना चाहिए। इफ यू आर द मैन्युफैक्चरर मेक श्योर सफिशिएंट कैपेसिटी इज अवेलेबल इन हाउस। किसी के ऊपर अगर आप डिपेंडेड हो तो वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फिर लोकल कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ उतरना पड़ेगा। टाइमली डिलीवरी इज द मेन कंसर्न देयर। टाइमली सप्लाई इज अ की सक्सेस फैक्टर इन एक्सपोर्ट बिजनेस। इसके लिए आपको एक सब वर्ड सुनाई देगा, वो है लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट, एल डी एस, लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, प्रोफार्मा इनवॉइस में भी आएगा, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर उसमें भी आएगा।
कि वॉट एवर यू आर सपोज टू एक्सपोर्ट इन विच डेट, तो देर मस्ट बी सप्लाई ऑन द सेम डेट। अगर उसमें आपने इधर उधर किया तो कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल होने के चांस हो जाते हैं। तो टाइमली सप्लाई इज अ की सक्सेस फैक्टर इन एक्सपोर्ट बिजनेस, ये हमेशा मान के चलना। एक्सपोर्ट में यू मस्ट बी सीरियस ऑलवेज, कि टाइमली डिलीवरी होना है तो मतलब होना ही है जो भी है। और मान के चलिए नहीं हुआ तो आपको एटलीस्ट कुछ टाइम पहले तो मालूम पड़ेगा कि मैं टाइमली नहीं कर पाऊंगा। 5-6 दिन 10 दिन पहले तो समझ में आ जाएगा कि इस तरह से जो चल रहा है तो शायद नहीं जाएगा, तो आप बायर को रिक्वेस्ट करके उसको अमेंड करवा लो, लेकिन उसका कंसेंट होना जरूरी है। की प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट शुड नॉट फ्लक्चुएट, ठीक है, वो होता रहता है, डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, मार्केट अवेबिलिटी, प्रोडक्ट अवेबिलिटी, रॉ मटेरियल अवेबिलिटी, प्राइस माइट बी चेंज, बट मेन फोकस इज टू अननेसेसरी डोंट चेंज एनीथिंग until unless you require that. चेक द गवर्नमेंट पॉलिसी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो फ्री है, रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट किए हुए हैं, उसके हिसाब से आपकी जो प्रोडक्ट है वो फ्री, फ्री का मतलब होता है फ्रीली इंपोर्टेबल, फ्रीली एक्सपोर्टेबल, तो फ्री होता है। रिस्ट्रिक्टेड यानी वो प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। और वेनेवर देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस, कैसे देखना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शंस हम देखेंगे वहां पे हमेशा नोटिफिकेशन दिया हुआ रहेगा। अगर रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है और उसके सामने नोटिफिकेशन है तो वो नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ रहेगा कि ये प्रोडक्ट आइदर यू आर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग एट दैट टाइम what you required as a certification or as a examination or a cytosanitary or TBT or SBP what it is, तो वो वहां पे दिया हुआ होगा, उसको फुलफिल करना है तो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। बस एक शर्त है, कौन सी शर्त, वो सामने लिखी हुई होगी रिस्ट्रिक्टेड कॉलम में। और प्रोहिबिटेड का मतलब होता है यू कैन नॉट डू दिस, ये आपको नहीं करना है, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है। तो क्या प्रोहिबिटेड वाली प्रोडक्ट नहीं कोई कर पाएगा, ना करेंगे ना करेंगे, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको करना है, उनको करवाना है। प्रोहिबिटेड आपको नहीं करना है। सांप का जहर है, वो मारने उसको अगर उतारना है तो उसके लिए वो वेनम वैक्सीन डिफरेंट होता है, वो गवर्नमेंट के ही पास रहता है और गवर्नमेंट ही उसको इंपोर्ट करती है एक्सपोर्ट करती है, बाकी लोग उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आर्मी के लिए, पुलिस के लिए हथियार है, गवर्नमेंट को करना है, आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इंसेंटिव like ड्यूटी ड्रॉबैक, रोड टैप और न्यू स्कीम टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एमईएस एडवांस लाइसेंस स्कीम, ओके। गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम रखी हुई है एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए। क्यों प्रमोट करना चाहिए एक्सपोर्टर को? एक्सपोर्टर को प्रमोट इसलिए करते हैं कि एक्सपोर्टर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, उससे जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, और फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो होता है उससे जो हमारा इंपोर्ट होता है उसमें जो फॉरेन करेंसी हमें देनी पड़ती है, जिसके पास से परचेज किया उसको देने में आसानी रहती है, रेट मेंटेन रहते हैं और हमारा बोझ कम होता है। इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स देती है। क्या क्या इंसेंटिव्स है, किस तरह के हैं, क्या मिलता है, ये सारा चीज फिफ्थ सेशन में हम लोग बहुत इन डेप्थ जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल में आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या क्या बेनिफिट है अगर वो देखने होंगे तो वो कैसे देखने हैं वो मैं बता दूंगा आपको। गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स में जनरली एक होता है डायरेक्ट इंसेंटिव टू प्रोडक्ट, मतलब आपने कोई चीज एक्सपोर्ट किया 100 रुपये का, गवर्नमेंट बोली कि उसके ऊपर मैं 1 रुपया इंसेंटिव्स दूंगी, तो 100 रुपये का एक्सपोर्ट के ऊपर 1 रुपया आपको इंसेंटिव्स जो मिला वो आपका डायरेक्ट बोनस हो गया। जो ड्रॉबैक है या दूसरी कोई स्कीम है उसमें, तो एक इंसेंटिव्स प्रोडक्ट के हिसाब से होते हैं, जिसमें रोड टैप भी उसी का ही हिस्सा है। कई ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट रिलेट नहीं करते,
जैसे एमडीए, एमएआई, वो ऐसी स्कीम है जो मार्केटिंग में हेल्प करती है। आपको फॉरेन जाना है मार्केटिंग के लिए, गवर्नमेंट ने एग्जीबिशंस रखे हुए, वो आप अटेंड करते हो, उसमें जो सब्सिडियां मिलती है, तो वो मार्केटिंग के साथ में, डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ कहीं उसका लिंकअप नहीं है। कई ऐसी ऐसी स्कीम होती है जो इंपोर्ट करते हुए जो ड्यूटी है उसमें आपको रिलैक्सेशन देते हैं। मान के चलिए कोई प्रोडक्ट आपने बनाना है, और वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इंपोर्ट करनी है, कोई चीज रॉ मटेरियल करना है, या आपको कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है, तब आपका एडवांस लाइसेंस, सीपीसीजी लाइसेंस, इस सब के अंदर में आप करोगे तो ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा। और उसके सामने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, तो जाहिर सी बात है, आप एक्सपोर्ट करने के लिए लाए थे इस प्रोडक्ट को, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां ड्यूटी नहीं पे कर रहे हो, ये एक आपके लिए एग्जामिशन हो जाता है, एक बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग जो है आप इंसेंटिव्स गवर्नमेंट से ले पाओगे। इंपोर्ट रेगुलेशंस इन ओवरसीज कंट्री, दूसरी कंट्री में इंपोर्ट रेगुलेशंस क्या है अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हम देखेंगे। इफ योर प्रोडक्ट अट्रैक्ट हायर ड्यूटी इन टारगेट कंट्री, डिमांड ऑब्वियसली फॉल। वो हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंट्री से कि क्या क्या ड्यूटी वगैरह लगती है, और उसमें हमारी कंट्री की ड्यूटी कितनी है। तो इंपोर्ट की ड्यूटी देखने के लगे कि नहीं ज्यादा ड्यूटी है, तो जाहिर सी बात है वो हमसे नहीं खरीदेगा। तो वो सारी चीजें भी हमें चेक करनी है कि ओवरसीज में कितनी ड्यूटी है, वो भी हम देखेंगे। कई प्रोडक्ट में ऐसा होगा, रजिस्ट्रेशन स्पेशल प्रोविजन फॉर योर प्रोडक्ट इन इंपोर्टिंग कंट्री लाइक प्रोसेस फूड एंड बेवरेजेस, ड्रग्स एंड केमिकल्स। अभी जैसे फार्मास्यूटिकल की बात की थी, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कुछ कि कोई फूड प्रोडक्ट है, वो मुझे यूएस से भेजना है, तो मुझे न सिर्फ इंडिया का ही लाइसेंस लेना है, लेकिन यूएस एफडीए का लाइसेंस भी लगेगा। अगर मुझे दवाई एक्सपोर्ट करनी है, तो दवाई एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ इंडिया से नहीं, मुझे डब्ल्यूएचओ से उस कंट्री का परमिशन भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से कई बार स्पेशल प्रोविजन फॉर योर प्रोडक्ट इन इंपोर्टिंग कंट्री, उस कंट्री जिस कंट्री में हम भेज रहे हैं गुड्स को, वहां पे क्या क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत रहेगी, वो भी चेक करना है। सीजनल प्रोडक्ट सेल इन समर while other in winter, festive season like Christmas, special packaging and labeling requirement of perishable product like processed food, dairy product। इसमें ध्यान देना है कि टेम्परेचर अपनी कंट्री में जब पैक कर रहे हैं तब कितना है, कौन सी कंट्री में भेज रहे हैं वहां क्या है, और कैसे आगे जा रहा है, नेटवर्किंग कैसा है उस चीज का, लॉजिस्टिक का। फ्रेजाइल और हैजार्ड गुड्स और पेरिसेबल, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। पहले किसी ने हैंड रेस किया है, उसको एक बार बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कौन बोला? कौटिल्य, क्या चाहिए? सर इसमें पैकेजिंग के ऊपर जो आपने बात करी, ये किस तरह से रोल प्ले करता है? अगर मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो उसमें पैकेजिंग का क्या रेगुलेशन आ जाता है? ओके, आपने अभी बीच में ना एक एक थाईलैंड से ना एक बिस्किट आई थी, अभी भी चलती है, स्क्वायर वाली बिस्किट थी। अगर आप वो इंपोर्ट करते हो, तो इंडिया का लेबलिंग का रूल है कि जो भी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट है, और डायरेक्ट कंज्यूमर उसको खाने वाला ऐसी प्रोडक्ट है, तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट्स लिखने कंपलसरी है। और अगर ये जो कंटेंट्स लिखने वाली जो बात है, ये क्या एक सेट लैंग्वेज में ही लिखने होते हैं, कि अगर मैं कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अभी आपने थाईलैंड का दिया, मैं थाईलैंड से कोई चीज़ मंगाता हूँ जो कि डायरेक्ट कंज्यूम हो जाती है यहाँ पे आके, तो क्या इसके ऊपर कोई मापदंड है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में लिखना है, या फिर आप वहाँ की फॉरेन लैंग्वेज में भी आप करवा सकते हो सीधे इसको? नहीं, वो इंपोर्टिंग कंट्री का रूल होता है। हमारी कंट्री का लेबलिंग का जो रूल है फूड एंड सेफ्टी का, वो रीड करके कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स चाहिए, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, क्या मेंशन करना है, वो चीज़ हमारा रूल है। उस तरह से इंटरनेशनली रूल्स होते हैं।
और उस रील्स को फॉलो करते हुए करना पड़ता है। जैसे अपनी टोटल 27 से 30 जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पे प्रोडक्ट जाएगी तो हलाल सर्टिफिकेट आपको लगेगा। हलाल के साथ प्रोडक्ट के अंदर खास करके फूड प्रोडक्ट में उर्दू में आपको कंटेंट और जो भी इंग्रेडिएंट्स और जो भी अंदर सूचनाएं हैं वो इंग्लिश में तो लिखनी है, साथ में उर्दू में भी लिखनी है। तो इस तरह से हर कंट्री का अपना रूल्स रेगुलेशंस जो है वो लेबलिंग और उसके लिए वो हमें फॉलो करना पड़ता है। सर इसकी गाइडलाइन नेट पे मिल जाएगी वो कोई तो मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अभी तो मैंने सही तो दर्शन करवाया ही नहीं आपको कि ये सब देखना कैसे है, वो बताऊंगा आपको, अभी दिखाता हूँ। ठीक है। पहले क्या क्या सर देख, क्या क्या रिसर्च करना है और क्यों रिसर्च करना है उसके बारे में डिस्कशन करना है। इसके बाद क्योंकि जब मैं दिखाऊंगा उस टाइम पे आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो वो मैं आपको गाइडलाइन बता दूंगा कि ऐसे 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 उसको देखना है, मिल जाएगा। यस विनय। सर ये कह रहे थे कि जैसे कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी, सोशल वेलफेयर चार्ज, दुनिया भर की चीजें लगती हैं। और तो वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? क्या इंसेंटिव, इंपोर्ट में तो इंसेंटिव क्या सरकार देती होगी, बताओ। लेकिन और क्या, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या कुछ है, तो हमारी नेट कॉस्टिंग क्या पड़ेगी उसको इंपोर्ट करने में? ये कैलकुलेशन शीट कोई है हमारे पास, या कोई तरीका है करने का? क्योंकि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो के लिए इसकी हेल्प चाहिए था। फिफ्थ सेशन जो है ना हमारा, उसमें आपको एक चार्ट दिया हुआ है। फिफ्थ सेशन लास्ट सेशन में एक चार्ट होगा। उस चार्ट में प्राइस कैसे सेट करते हैं, क्या क्या कैलकुलेशंस होने चाहिए और कौन से इनको टर्म्स तक क्या क्या चीजें ऐड होती है, उसका एक चार्ट है। उसमें आप आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से भी और चीजें उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन आएगा लास्ट सेशन में है वो चीज। है ना? अब एक 2 घंटा कंटिन्यूअस चला है, 5 एक मिनट ब्रेक ले ले। 5 मिनट, यस सर। सर मिनट। 10 मिनट का ले लेते हैं। 12 12 हुई है, 12 22 को मिले। ओके सर। भाग मत जाना, जितने हैं 21 दिख रहा है ना, तो 21 में से 20 भी नहीं होना चाहिए। आप बढ़ेगा, ओके। कोई जाना मत, भाग मत जाना। नहीं तो मेरे को मारेंगे, फैकल्टी ने ब्रेक दे दी तो सब चले गए करके। सर फिर 12:22 पे आते हैं सर। हाँ ठीक है, नहीं तो पेमेंट आपसे लूंगा फिर मैं। मिलते 12 22 को मिलते। आया।